द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन 2NO प्लस दे दिया आपने को, मैकेनिज्म दे दिया है, स्टेप 1 दे दिया है, स्टेप 2 दे दिया है। स्लो स्टेप क्या पूछा है, करेक्ट बताना, करेक्ट बताना। रेट कैसे लिखेंगे, रेट लिखेंगे स्लो स्टेप से, और स्लो स्टेप हमारे पास स्लो स्टेप से रेट क्यों लिखेंगे, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा हमने बोला, एनसीईआरटी बोलती है। देखो हमने बोला कि द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बिल्कुल, तो जो स्लो स्टेप होगा उस पर अपना रेट डिपेंड करेगा। और रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट लॉ क्या होता है पहले तो ये बताओ, रेट लॉ तो क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ, बिल्कुल, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन, है ना, रिएक्शन की जो रेट है उसको हम रेट लॉ से बताते हैं इन टर्म ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम क्या बता रहे हैं, रेट को बता रहे हैं, रिएक्शन के रेट को, तो उसको क्या कहते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। चलो हमने बोला लिख लेते हैं, अपने पास यहाँ पे जो रेट होगा, यहाँ पे जो रेट होगा वो रेट क्या होगा, रेट बराबर के और स्लोएस्ट स्टेप कौन सा, ये फर्स्ट वाला स्टेप होगा ना। तो रिएक्टेंट किसमें, इसमें 2 NO है ना, तो NO की पावर 2 और H2, ये हो जाएगा अपने पास रेट लॉ, ये अपने पास हो जाएगा रेट लॉ, ये अपने पास क्या हो जाएगा, रेट लॉ हो जाएगा। तो अपने पास क्या बोला है, पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये रेट नहीं होगा, ये भी रेट नहीं होगा। और इन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2 द रिएक्शन कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO कांस्टेंट द रेट विल बिकम डबल। यस, अगर हमने क्या किया, NO कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा है और H2 कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, और क्या बोल रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड NO इज C0 एंड आफ्टर टाइम t द कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज x देन रेट ऑफ दिस। चलो ये कहा था अपने पास, ये सही है बिल्कुल, पहला सी स्टेटमेंट सही, सी ऑप्शन इज सही। ओके, द सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन बताना है अपने को। एनसीईआरटी ने साफ साफ रिलेशन की बात की है, हमने पैराग्राफ में हमने बोला मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर M गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन, है ना, M क्या बताता है अपने को, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है ऑफ द ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर एनी सबसेल डिफाइंड बाय L 2L+1 वैल्यू ऑफ M आर पॉसिबल। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अपने पास M की जो वैल्यू है वो 2L+1 है, ये M के लिए, किसी भी L सबसेल के लिए अपने पास जो M की पॉसिबल वैल्यू बोल रहा है, ये M की क्या बोल रहा है, पॉसिबल वैल्यू जो है वो कितनी है, 2L+1 की जितनी है। तो अपने को L की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से L की वैल्यू क्या हो जाएगा, M-1/L। L की वैल्यू क्या हो जाएगा, M-1/2 नॉट L, M-1/2। तो पहला स्टेटमेंट, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल कार्बन चेंज होगा वहाँ यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 3 कार्बन का होगा, अपने को इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। देखो नया नॉमेनक्लेचर का जो रूल है उसके हिसाब से हम इसको अगर बीच में हमने एक चीज़ PCC ऐसे पेरेंट कार्बन चेन ऐसा मान लिया और बीच वाले को हमने बोला प्रीफिक्स के लिए छोड़ दिया है, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते तुम, तीनों साइनाइड या तीनों को प्रायोरिटी इक्वल देनी पड़ेगी, या फिर किसी को प्रायोरिटी मत दो, है ना। तो हमने बोला किसी को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम एक ही चेन चुनेंगे, ये वाला कौन सा बीच वाला, ये एक ही चेन चुनेंगे और जिनमें हम इनको क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो, कार्बो इसलिए आया हमने कार्बन को इंक्लूड नहीं किया था इन नाइट्राइल कंपाउंड्स के, इसलिए तो क्या आया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ठीक है ना। अगर यहाँ पे COH होता तो क्या था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अगर यहाँ पे COH था तो ओके। The simplest formula of the compound containing 50% X and 50% Y is, है ना, 50% X वाले का जो X का एटॉमिक मास दिया है 10 और Y का एटॉमिक मास दिया है 20। तो सिंपल सी बात है, देखो अपने पास क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो क्या करें, इस परसेंटेज को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज को ये X का हो जाएगा और Y में परसेंटेज को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, जो कि कितना है, यहाँ पे 20 है। तो ये कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है और ये 5/2 आ रहा है। दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 10, ये आ गया 5। तो दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2/1, है ना। तो X2 होगा Y1 होगा, X2 होगा Y1 होगा, X2Y इज द
सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये क्वेश्चन क्यों आया, ये क्वेश्चन इसलिए आया कि प्रीवियस ईयर में आ चुका था। कब आया था ये, हमने बोला रुड़की में आया था सर, रुड़की के एग्जाम में आया था, IIT रुड़की 1994 में आया था, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन था। द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स, मास भी सेम मास में चेंज नहीं किया, एटॉमिक मास 10 दे दिया है, और अपने बोला 50% वाई दिया, दोनों का एटॉमिक मास 10 20, और यहाँ पे जो आंसर जो होगा वो X2Y। Which of the following carbonate salt is soluble due to high entropy? तो अपने पास soluble due to high entropy हमसे पूछा गया है, soluble due to high entropy, soluble due to high entropy, which of the following carbonate salt is soluble due to high entropy? तो हमने देखो एक बात की बात करते हैं, NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस है ना, अरे NH4 होल ट्वाइस जो अमोनियम कार्बोनेट होता है जिसको मैं हीट करता हूँ ना, तो ऑल गैसियस प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, ऑल गैसियस प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, ठीक है ना। तो जब सारे गैसेस प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे तो उनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, तो हमको सिंपली यही पूछा कि बताओ सबसे ज़्यादा, ये अपने को इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन से रिएक्शन में सारे गैसेस प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। तो एक बात तो सिंपल सी है कि हमारे पास जब पोटेशियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, इनको जब हीट करेंगे तो टूटेंगे ही नहीं, क्योंकि जो हमने बोला फर्स्ट एक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कार्बोनेट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, टूटेंगे ही नहीं। लेकिन लिथियम को टूटेगा तो लिथियम ऑक्साइड मिलेगा जो कि सॉलिड हो सकता है, होगा ना, तो बिल्कुल होगा। तो हमने पास क्या होगा, बिल्कुल, तो यहाँ पे गैसेस सारे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, है ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे गैसेस सारे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे गैसेस सारे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे गैसेस सारे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, तो एंट्रोपी इनकी कम हो गई एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सारे गैसेस प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अमोनियम कार्बोनेट को जब मैं हीट कर रहा हूँ तो सारे गैसेस प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसीलिए तो हमने बोला कि ये सॉल्युबल होता है क्योंकि इसकी एंट्रोपी बहुत ही ज़्यादा है। देखो इसका भी क्वेश्चन आया, ओके, द कार्बोनेट विच डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन हीटिंग, मतलब इसमें से कौन रेसिड्यू नहीं देगा, मतलब सारे गैसेस प्रोडक्ट कौन होंगे, किसमें होंगे, तो NH4 अमोनियम कार्बोनेट में सारे गैसेस प्रोडक्ट होंगे। जिपमर में आ चुका है, DCE में आ चुका है। चलो नेक्स्ट की बात करेंगे, ये सही है, बिल्कुल सही है, अपना आंसर जाएगा C। द कंपाउंड the compound which is not formed when a mixture of N-butyl bromide and ethyl bromide is treated with sodium metal in the presence of dry ether। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये उस रिएक्शन की बात कर रहा है, हमने बोला ड्राई ईथर और सोडियम मेटल की बात नहीं होती। तो ब्यूटेन ले लिया अपने पास, ब्यूटेन ले लिया है, नॉर्मल ब्यूटेन ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटेन और ब्यूटाइल ब्रोमाइड बिल्कुल, और इथिन ब्रोमाइड यही बनेगा, ये हो गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चलो अगर ये इसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो 4 वाला मेंबर बनेगा, मतलब ऑक्टेन 8 वाला है ना, 4 वाला बनेगा अगर इसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर ये इसी के साथ रिएक्शन मिक्सचर में हमने बोला एक बीकर लिया है, इस बीकर में अपने पास क्या है, ब्यूटेन ब्रोमाइड भी है, इसी मिक्सचर में अपने पास इथाइल ब्रोमाइड भी है, और मतलब दोनों आपस में रिएक्ट भी कर सकते हैं और वो उसी मॉलिक्यूल के साथ उसी मॉलिक्यूल का भी रिएक्शन हो सकता है। तो अगर हमने बोला ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ ही ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, ऑक्टेन बन जाएगा, और इथाइल ब्रोमाइड के साथ इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर जाएगा तो अपने पास ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन जब ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा तो अपने पास क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा, और वो हेक्सेन बन सकता है हेक्सेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, ऑक्टेन बन सकता है, क्या इथेन बनेगा, क्या इथेन तो बनेगा ही नहीं, इथेन तो बनेगा ही नहीं। Okay, the graph of the heat capacity at constant volume for monatomic gas, सबको पता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोटोमिक गैस कितना होता है, 3/2R, कितना होता है 3/2R। तो यहाँ पे 3/2R होता है और टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हर टेम्परेचर में क्या रहेगा, सेम रहेगा। The rate determining step in the electrophilic aromatic substitution. The rate determining step in electrophilic aromatic substitution. द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज एरिनियम आयन जो कटायन है वो बनता है, तो अपने पास स्लो स्टेप होता है। और हमने बात की अभी भी कि जो अपने पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसमें अपने पास आरडीएस कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज आरडीएस। स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, आरडीएस। स्लोएस्ट क्या होता है, आरडीएस। देख लेते हैं, हमने बोला
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन दैट इज एरेनियम आयन, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफिल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है तो कोई बेंजीन ऐसा थोड़ी चाहेगा भाई उसके पास एरोमेटिसिटी जो थी पहले स्टेबल था और एरोमेटिसिटी जो थी अब वो लॉस हो गई, है ना। तो एरोमेटिसिटी जो थी वो लॉस हो गई तो वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो कोई स्टेबल चीज अनस्टेबल होना चाहती है क्या, नहीं चाहती। तो ये भी नहीं चाहता, तो इसीलिए क्या स्टेप है ये स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप यू क्या होता है, डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, दैट इज आरडीएस। सो द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर विलेंस इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं, या फिर एरेनियम आयन का जो फॉर्मेशन होता है ये क्या होता है, आरडीएस होता है। डिटरमाइनिंग स्टेप होता है किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स और बेंजीन कंपाउंड। The dipole movement of H2O2 is more than that of H2O, but H2O2 is not a good solvent because it has very high dielectric constant so that ionic compound cannot be dissolved in it. Na. It does not act as an oxidizing agent. ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। ये इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है। इट डिसोसिएट इजीली एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शन। यस, जो O3 होता है वो ओजोन हो गया, वो आसानी से क्या हो गया, वो ऑक्सीजन में और नेसेंट ऑक्सीजन में ये क्या हो गया, टूट गया। जब नेसेंट ऑक्सीजन में टूट गया तो सामने वाले को आसानी से क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। सामने वाला क्या कर देगा, आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते कि भाई जो चीज़ हम करना, देखो डाइपोल, देखो सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ करना चाहता था, जिस मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट के फॉर्म में रखा है, H2O को रखा है, और हमने देखा कि वो मॉलिक्यूल जिसको रखा था वही वो अलग हो गया, कुछ अलग हो गया, कुछ रखा था कुछ बन गया कुछ, तो फिर रखने का फायदा ही क्या हुआ, नहीं हुआ ना। इसलिए इसको हम लोग सॉल्वेंट के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। ओके, एनालॉय ऑफ कॉपर सिल्वर गोल्ड आर फाउंड टू हैव कॉपर एटम एट सीसीपी। तो कॉपर कहाँ है, कॉपर है सीसीपी में, और सीसीपी का जो इफेक्टिव एटम होते हैं वो 4 होते हैं। ओके, सिल्वर एटम एट द एज, है ना, तो हमारे पास एज कितना होगा, है ना, क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है क्या, बिल्कुल है ना। तो अपने पास 12 एज होंगे और उसमें से एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, ठीक है। और अपने को क्या बोला है, ओके 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 ओके, गोल्ड एट द बॉडी सेंटर, तो गोल्ड कहाँ है, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 3 और ये 1। तो Cu4Ag3 एंड Au इज द सिंपलेस्ट, Cu4Ag3 एंड Au इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, Cu4Ag3 एंड Au। देखो पहले भी ये क्वेश्चन आया था आज, है ना, पहले भी क्या, एक ही साल पहले आया था। मैंने बोला जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन आया है कि एलिमेंट बी फॉर्म अ सीसीपी स्ट्रक्चर, है ना, बिल्कुल। बी क्या बना रहा है, सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है। ए ऑक्यूपाई हाफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाइल ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई एट द, है ना, ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड द स्ट्रक्चर द मेटालिक ऑल, ठीक है ना। तो ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, ए बी ओ। और ये कहाँ पाया जा रहा है, ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो बताओ सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, जितना इफेक्टिव एटम होंगे, इफेक्टिव एटम 4 हो जाएंगे, इसीलिए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और बी कहाँ पाया जा रहा है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8, डबल ऑफ जेड इफेक्टिव, जो इफेक्टिव एटम, तो 8, है ना। और अपने पास वो कहाँ पे है, ऑक्यूपाई कर रहा है, वो ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 8 है, ठीक है ना। तो ये 4 हो जाएगा, दैट इज AbO2 आ जाएगा। जो अपने पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला आएगा वो AbO2 आएगा, AbO2, AbO2। तो बोला द स्ट्रक्चर ऑफ द माई, ओके, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड द स्ट्रक्चर ऑफ द वाइल ऑक्सीजन ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, ए ऑक्यूपाई हाफ द ऑक्टाहेड्रल, अरे यार गलत कर दिया ना। देखो हमने बोला ए जो है ना वो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, और बी सीसीपी को देखो पहले बी दिया है। लोग क्या जनरली क्या होता है, ऑप्शन में पहले ए देता है, यहाँ पे पहले बी दिया, ये तो गलती है ना, बिल्कुल। बी ऑक्यूपाई द सीसीपी, मतलब बी में अपने पास कितने हो जाएंगे, इफेक्टिव टर्म 4, एंड ए ऑक्यूपाई हाफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसका आधा। एंड ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा A1 जा, ये 2 जा, ये 4 जा, AB2O4, AB2O4, ये हो जाएगा अपने पास AB2O4, ठीक है, ओके।
देखो, when zeolite which is hydrated sodium aluminosilicate is treated with hard water, the sodium ion are exchanged with, जब हमने क्या किया जियोलाइट्स को हार्ड वाटर के साथ ट्रीट किया तो सोडियम आयन जो थे वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिप्लेस कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स हैं उसी की वजह से ये पानी कैसा है, हार्ड है, कठोर है, मतलब इसमें क्या नहीं बनते, इसमें मिसल्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हमने बोला क्या कर दो इसको, अगर हमने इसी को निकाल दिया तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो सोडियम जियोलाइट्स के इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वाटर जियोलाइट्स, दे आर सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट NaAlSiO4 से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, परम्यूटेट प्रोसेस भी बोलते हैं, बिल्कुल परम्यूटेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जियोलाइट के समय, जियोलाइट के जगह पे, बिल्कुल। तो ये हो गया Na, बिल्कुल। तो Na क्या करेगा, मेटल आयन को रिप्लेस करेगा। यहाँ पे मेटल क्या हो सकता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो सकता है, बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ओके, कंसिडर द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, सी है ना, बिल्कुल, कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम और टीन का। ओके, तो हमको बोला थर्मल स्टेबिलिटी। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी आते ही अपने दिमाग में ये होनी चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी आते ही बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होता है, छोटा छोटे के साथ। बड़ा जो होगा वो बड़े के साथ स्टेबल होगा, बड़ा जो होगा वो बड़े के साथ स्टेबल होगा, और छोटा जो होगा वो छोटे के साथ स्टेबल होगा। छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ। तो बताओ, कॉमन आयन बड़ा छोटा किसके लिए समझते हैं, कॉमन आयन। कॉमन आयन बड़ा है तो वो बड़े के साथ स्टेबल होगा, कॉमन आयन छोटा है तो वो छोटे के साथ स्टेबल होगा। तो अपने पास यहाँ पे कॉमन आयन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है, छोटा। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन नहीं बात कर रहे हैं, हमने बोला H+ की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन छोटा है, हाइड्रोजन छोटा है, हाइड्रोजन छोटा है, बिल्कुल। हम ज़्यादा बात करेंगे तो फिर वो हो जाएगा, इसीलिए हमने बोला हाइड्रोजन छोटा है। हाइड्रोजन छोटा है, छोटे के साथ स्टेबल होगा, तो कार्बन के साथ ये स्टेबल है, CH4 के साथ स्टेबल है, CH4 के साथ स्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा करेगा, ठीक है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी CH4 की सबसे ज्यादा है, उसके बाद है ना सिलिकॉन के साथ, उसके बाद जर्मेनियम के साथ, उसके बाद टिन के साथ। ऊपर से नीचे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी। अगर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लेंगे, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पहले आज देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड इज इन ऑर्डर। देखो, अब बॉइलिंग पॉइंट आ गया यार, ये तो अपने पास कुछ और का हो गया ना, लेकिन यहाँ भी बात कर लेंगे, ये तो अपने पास कुछ और का हो गया, कुछ और का हो गया। हमने इसकी बात की थी लेकिन वो आगे दूसरा आ गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट। ओके, रिएक्शन बोला है, फॉर द रिएक्शन N2O4 gives to NO2 if percentage dissociation of N2O4 is 25%, 50%, 75%, 100%, then sequence of absorbed vapor density। तो अपने पास अल्फा और absorbed vapor density, that is percentage dissociation और absorbed vapor density की जो रिलेशन अपने को याद होना चाहिए। तो अल्फा बराबर जो होता है वो D माइनस डी, कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन N-1 इंटू स्मॉल डी। तो यहाँ पे कैपिटल D क्या चीज़ है, स्मॉल d क्या चीज़ है, ये बात जरूरी है। तो हमने बोला स्मॉल d इज द ऑब्जॉर्ब्ड वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। ओके, और ये है इनिशियल और कैलकुलेटेड वेपर डेंसिटी, कैलकुलेटेड वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। तो अपने पास क्या बोला है, अपने को क्या पूछा है, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। तो अपने को अल्फा और डी के बीच में रिलेशन चाहिए, डी दो जगह है तो क्या करो, देखो यहाँ पे एन की वैल्यू जो है ना वो मोल्स है, ये वाले एन क्या है, यहाँ पे 2 है, एन क्या है, जो डिसोसिएट कितने मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट हो रहा है वो एन की वैल्यू है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो रहा है, तो अल्फा बराबर डी माइनस डी अपॉन 2 - 1 1 डी, ये हो जाएगा। तो मैंने बोला इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बराबर डी बाई डी माइनस 1, इसको उधर ले गया, अल्फा प्लस 1 बराबर डी बाई डी। तो डी जो होगा स्मॉल डी वो कैपिटल डी अपॉन अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अल्फा अगर ज़्यादा है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो हमको बोला है अल्फा 100% हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा अल्फा, तो उसमें डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसमें, हमने बोला 100% डिसोसिएशन वाले में, मतलब 100% डिसोसिएशन वाला फोर्थ वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आ रहा है अपना रिलेशन। Which is the following element M react with HNO3 to form MO2, ठीक है। तो अपने पास देखो एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किया है, अपने पास कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं HNO3 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। तो अपने पास HNO3 के साथ देखो कार्बन फैमिली की बात करेंगे, पूरा कार्बन की फैमिली ऐसी रिएक्शन शो करती है, पूरी कार्बन फैमिली ऐसी रिएक्शन शो करती है। जब कार्बन फैमिली किसी मेंबर को HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो है ना उसका देखो यहाँ पे टिन दिया है, टिन दिया है ना, देखो तो अपने पास यहाँ पे कार्बन फैमिली का ही तो है,
टिन जो दिया है वो कहाँ का है, कार्बन फैमिली का है। तो हमने बोला कार्बन जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। उसी प्रकार जब हमारे पास टिन, केमिस्ट्री स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, पीबी को छोड़ो ना, पीबी को छोड़ो, नेट फील्ड इफेक्ट शो करता है वो तो अलग बात है, लेकिन हमने बोला ऊपर के जो चारों हैं वो क्या करेंगे, HNO3 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, SNO2 बनाएगा, SNO2 बनाएगा तो P4 क्या होगा, P4 नहीं बनाएगा। देखो ये P4 की बात करें, P4 भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, P4 से क्या बन रहा है अपने पास, H3PO4 बन रहा है, H3PO4 बन रहा है, P4 से क्या बन रहा है, H3PO4 बन रहा है। ओके, तो अपना आंसर क्या जाएगा, H3PO4 प्लस H2O गिव्स, है ना, H3O प्लस प्लस H2PO4 माइनस pK1 दे दिया इसका, और H2PO4 बिल्कुल pK2, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है ना, बिल्कुल दे दिया। नेक्स्ट, हैंस pH ऑफ 0.01 m NaHPO4 इज, तो यहाँ पे क्या है अपने पास, देखो ये एम्फीप्रोटिक है, मतलब ये एम्फीप्रोटिक है, मतलब ये देखो अपने पास ये बेस के साथ काम भी कर रहा है, एसिड के साथ काम भी कर रहा है ना। तो यहाँ पे है ना H2PO4 माइनस इज एम्फीप्रोटिक, और एम्फीप्रोटिक का मतलब है ये H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है। तो एम्फीप्रोटिक के लिए जो pH होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप चाहे उसको 0.1 m का पूछो या फिर 0.10 m का, फिर 0.3 m का पूछो, वो ना के उतना ही रहेगा। तो इसका जो pH होता है वो कितना होता है, pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, दोनों का मीन होता है ये किसका, ये pH है, ये एम्फीप्रोटिक है ना, एम्फीप्रोटिक के लिए अपने पास pH का फॉर्मूला pKa1 प्लस pKa2 बाई 2, अगर बेस होता तो pK, है ना, बिल्कुल, अगर हमको pKb देता pKb1 प्लस pKb2 बाई 2 कर देते। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पे अपने पास 2.15 और 7.20, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9.35 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 4, ये बन जाएगा 6 और ये 7.5, 4.675। ओके, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल विथ कंसंट्रेशन और कंसंट्रेट H2SO4 एट, देखो ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है 288 टू 293 केल्विन। तो देखो अपने पास फिनॉल के साथ दो तरह की रिएक्शन होती है, अपने पास फिनॉल की तरह से दो तरह की रिएक्शन होती है फिनॉल के साथ, एक तो 25 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब लो टेम्परेचर में क्या बनता है अपने पास, है ना, ऑर्थो है ना, ऑर्थो वाला बनेगा, ऑर्थो सल्फोनिक एसिड। और हमने बोला अगर हाई टेम्परेचर की बात किया, अगर हमने हाई टेम्परेचर की बात की, अगर हमने हाई टेम्परेचर की बात की तो क्या होता है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, हाई टेम्परेचर में पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, हाई टेम्परेचर में पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। हाई टेम्परेचर मतलब मैंने बोला अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस मान लो। देखो अपने पास हमने बोला यहाँ पे रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, रिएक्शन है अपने पास, देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस में अपने पास क्या बन रहा है, पेरा वाला मेजर बन रहा है, और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में अपने पास ऑर्थो वाला मेजर बन रहा है। तो यहाँ पे बोला 288 टू 293 केल्विन, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टेम्परेचर कितना 288 टू 293 केल्विन, मतलब ये 15 से 25 की बात कर रहा है, मतलब ऑर्थो सल्फोनिक एसिड बनेगा मेजर प्रोडक्ट। Which of the following D-N configuration octahedral complex cannot exist in both high spin and low spin। देखो अपने पास D3 जो है यार वो हाई स्पिन और लो स्पिन के फॉर्म में एग्जिस्ट कैसे करेगा, तुम बताइए जरा। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही है, ये तो सिर्फ और सिर्फ हाई स्पिन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे पेयरिंग हो सकती है क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी यहाँ पेयरिंग हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ये ओनली हाई स्पिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ओनली हाई स्पिन के फॉर्म में एग्जिस्ट ही करेगा। और D8 की बात करें तो D8 की बात करते हैं, D8 में हमेशा क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऐसा ही होगा। तो ये हाई स्पिन के फॉर्म में कैसे करेगा, देखो अपने पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला है तो अपने पास क्या करना पड़ेगा, है ना, अपने पास क्या करना पड़ेगा, D8 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ना यहाँ पे कैसे, देखो दोनों आगे भेज देगा, बिल्कुल। तो अपने पास क्या होगा कि यहाँ पे कैसे पेयरिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी, यहाँ पे पेयरिंग
होने के बाद यहाँ पे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी बनेगा ही नहीं, यहाँ पे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट नहीं कर सकता, वो तो डिपेंड कर सकता है, कभी बन सकता है कभी कभी, तो यहाँ पे कभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, तो है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, D5 में, D5 की बात करते हैं, कन्फिग्रेशन D5 की बात कर लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे D8 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो एक ही केस में क्या बनेगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करेगा तब भी बनेगा। और हमने बोला D5 में तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, है ना, अपने पास हाई स्पिन भी बन सकता है, लो स्पिन भी बन सकता है, हाई स्पिन भी बन सकता है, यहाँ पे लो स्पिन भी हो सकता है। ये अगर ऐसा हो गया तो ये अपने पास है ना लो स्पिन वाला बनेगा कि हाई स्पिन वाला, है ना। हाई स्पिन मतलब देखो, हाई स्पिन लो स्पिन का मतलब है कि अपने पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करना है। अगर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट अगर ज्यादा है तो हाई स्पिन है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट अगर कम है तो वो लो स्पिन है। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो वो हाई स्पिन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो वो क्या है, लो स्पिन है। तो इनमें से ये बोल रहा है कि दोनों इनमें से कौन सा कंपाउंड जो कि बोथ हाई स्पिन और लो स्पिन नहीं बनाता, तो D3 और D8 वाला नहीं बनाता। यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ D3 वाले में तो सिर्फ और सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ही पॉसिबिलिटी है, और D8 वाले में तो सिर्फ पेड इलेक्ट्रॉन वाले की पॉसिबिलिटी है। कहने जानो रिएक्शन ऑफ PHCOCHO फॉर्म्स, ठीक है, तो कहने जा रहे हो किसका, कहने जा रहे हो इसका, अपने पास ये C डबल बॉन्ड OCHO है, ठीक है ना, ये क्या करेंगे इसे कहने जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहे हो, इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहे हो में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा, और इस कीटोन से क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से ये बन गया एल्कोहल, यहाँ से ये बन गया एल्कोहल, और यहाँ से ये बन गया एसिड, यहाँ से ये बन गया एसिड। तो अपने पास ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास ये कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। The cyclic process shown in the PV diagram, the magnitude of the work done is, ठीक है, तो वर्क डन अपने पास क्या होता है PV डायग्राम में, है ना, PV डायग्राम में आता है ना वॉल्यूम अंडर, ओके, एरिया अंडर PV डायग्राम में वॉल्यूम कर्व। यहाँ पे तो क्या है कि साइक्लिक दिया इसलिए चल जाएगा, लेकिन PV डायग्राम में अपने पास एरिया अंडर द वॉल्यूम कर्व, जैसे अपने पास ऐसे दे दिया है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर वाला हम एरिया निकाल लेंगे और इसका क्या मिल जाएगा, अपने को वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ पे साइक्लिक है तो कोई काम गलती तो होंगी नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे उल्टा कर दिया ना एक्सिस को, और अपने पास है ना वर्क डन हमेशा जो होगा ना वो एरिया अंडर द वॉल्यूम कर्व होगा, ठीक है ना। PV डायग्राम में अगर इसने क्या कर दिया होगा, उल्टा कर दिया, ऐसे VP डायग्राम कर दिया जैसे कि यहाँ पे किया है, यहाँ पे तो उतने प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर उसने प्रॉब्लम आ गई तो आदमी ने इसका ये निकाल लिया तो ये गलत हो जाएगा। अब की बार हमको किसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसकी बार इस कंडीशन में अपने को एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, इस वाला एरिया निकालना पड़ेगा वर्क डन के लिए, इस वाला एरिया, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हम जानते हैं एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई R स्क्वायर, आर क्या होता है रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा पाई इंटू हमने बोला P2 माइनस P1, ये अपने पास एक्सिस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डायमीटर P2 माइनस P1 हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे P2 माइनस P1 बाई 2, और इंटू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 डायमीटर, और उसका आधा कर देंगे तो रेडियस V2 माइनस V1 बाई 2, तो ये अपने पास एरिया आ जाएगा टोटल सर्कल का। ओके Assuming no change in the volume, the time required to obtain a solution of pH 12, देखो pH 12 बोला है मतलब pOH कितना बोला है, pOH बोला है 2, तो OH कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा 10 to the power -2 हो जाएगा, ओके है ना। बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50 ml ऑफ 0.1 m NaCl, NaCl से क्या बनेगा HCl बनेगा और NaOH बनेगा, तो यहाँ पे NaOH ज़्यादा बन रहा है क्या, यहाँ पे NaCl बोला है ना, NaCl नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल। तो अपने पास ये हो गया OH कंसेंट्रेशन इतना है, और ओके बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50 ml 0.1 m NaCl विल बी, करंट कितना दे दिया, करंट कितना दे दिया अपने पास, करंट दे दिया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दे दिया है कंसंट्रेशन हम, बिल्कुल। तो अपने पास ये दे दिया है कंसंट्रेशन इतना इतना इतना, ठीक है ओके। तो आपने बोला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लगाते हैं, हमारे पास क्या होता है E/W बराबर Q अपॉन 96500, है ना, Q बल चार्ज है ना, चार्ज है ना, चार्ज चार्ज होता है I इंटू टी अपॉन 96500 इजिकल टू E/W, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट।
अपने पास NaOH होगा तो क्या बनेगा, अपने पास बेसिक होगा 10⁻⁻2 मतलब NaOH होगा, है ना। तो यहाँ पे NaCl बोला है, कोई बात नहीं, NaOH होता है, NaOH होता है, NaOH होता है, ठीक है। तो अपने पास होगा NaOH। तो अपने पास क्या होगा, वेट 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 निकालना पड़ेगा। तो अपने पास कंसंट्रेशन 10⁻², है ना, OH कंसंट्रेशन इतना है, तो अपने पास वेट कितना होगा NaOH डिपोजिटेड का, बिल्कुल ओके, द टाइम बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास इसका अगर हमने को मास निकालना, मोल्स निकालने के लिए अगर इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम हो जाएगा अपने पास 50, लेकिन वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास मोल्स आ जाएंगे NaOH के, मोल्स आ जाएंगे NaOH के, NaCl बोला है होगा, हो जाएगा बिल्कुल NaOH होगा, ठीक है ना। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा मोल्स, ठीक है। अपने को मास निकालना है, मास कितना हो जाएगा, मोल्स इंटू इसका मोलर मास कितना होता है, मोल्स इंटू इसका मोलर मास कितना होता है, 40 होता है NaOH का। तो ये हो जाएगा 5 टू 200 इंटू 10⁻⁻4 बराबर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, मास ऑफ NaOH डिपोजिटेड। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻2 ग्राम, 2 into 10⁻2 ग्राम इज द मास ऑफ NaOH डिपोजिटेड, मास ऑफ NaOH डिपोजिटेड, ठीक है। तो हमने को बोला है W/E बराबर Q/96500। तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻2 अपन इक्वलेंट वेट कितना होता है, NaOH का 40 होता है, अपन ओके ओके। और चार्ज हो गया अपने पास कितना, चार्ज हो गया अपने पास कितना, चार्ज I इंटू टी, आई हो दिया 0.5 दिया, I बराबर 0.5 दिया है। और टाइम तो हमको निकालना है, टाइम तो अपने को निकालना है, ये 96500, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट को नीचे ले देता हूँ, जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 2 जीरो जाएगा, यहाँ से ये जीरो, और ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 2 जा, और यहाँ से 2 5 जा 10, और यहाँ पे टाइम जो आएगा, ये टाइम जो होगा वो कितना होगा, टाइम जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा, टाइम जो हो जाएगा वो 965/10 दैट इज 96.5 सेकेंड, 96.5 सेकेंड, 96.5 सेकेंड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, इट इज अ मॉलिकुलर सॉलिड, इट इज अ मॉलिकुलर सॉलिड। अपने पास जो सॉलिड चैप्टर है, बिल्कुल सॉलिड्स के चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है मॉलिकुलर सॉलिड, है ना। तो सॉलिड SO2 जो होता है और सॉलिड CO2 भी जो होता है वो क्या होते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। सॉलिड SO2 बोले या फिर सॉलिड CO2 बोले, दे आर एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, या फिर सॉलिड अमोनिया बोले, दे आर एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, है ना। सॉलिड CO2 ड्राई आइस भी जिसको बोलते हैं हम, ड्राई आइस भी जो बोला ना, ड्राई आइस एग्जांपल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिकुलर सॉलिड ही बोलेंगे। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग 71.3 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस, द मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज, ठीक है। अपने को मॉलिकुलर मास पूछा है, सब्सटेंस का मॉलिकुलर मास कितना होगा। तो अपने पास क्या फॉर्मूला होता है यार, हमने फॉर्मूला छोड़ते हैं, हमने बोला जो सिंपल सी लॉ है, सिंपल सी लॉ जो एनसीईआरटी भी बोलती है, एनसीईआरटी में पहली बात सुनेंगे फिर अपनी बात चालू करेंगे। ओके, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, lowering in vapor pressure is not a colligative property, relative lowering in vapor pressure is a colligative property। तो यहाँ पे relative lowering in vapor pressure and because, क्योंकि ये colligative property कब होती है, कोई भी property colligative तब होती है जब, है ना, जब क्या हो है ना, नंबर पे डिपेंड करे, जब वो प्रॉपर्टी, है ना, बिल्कुल, है ना, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर पे डिपेंड करे ना ही नेचर पे, नंबर पे डिपेंड करे ना ही नेचर पे, नंबर ऑफ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है यार, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बिल्कुल, एंड इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम लिख सकते हैं P1 माइनस P1, इसको ऐसे लिखते हैं, चलो। इसने बोला कि ये अपने पास ये लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन माइनस, है ना, इनिशियल सॉल्वेंट का अपॉन सॉल्यूशन का, तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज सॉल्यूशन का मतलब मैंने बोला सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। ओके,
तो अपने पास ये बोला है सर, अपने पास बोला देखो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें अपने पास मोल सॉल्वेंट के ज़्यादा है कि सॉल्यूट के ज़्यादा है, सॉल्वेंट के, तो नीचे में सॉल्वेंट लिख देंगे N1। तो यहाँ पे जो मेन ये आंसर यहाँ से ये बिल्कुल बनेगा जब अपने को सॉल्वेंट दिया हो, जब अपने को सॉल्वेंट दिया हो तो अपने बोला सॉल्वेंट जब दिया हो तो सॉल्वेंट में हमने पढ़ा जब डाइल्यूट दिया है, सॉल्यूशन कैसा है जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जब जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है तो क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है तो हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, N1 को नेगलेक्ट कर देंगे, नहीं N2 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो अपने पास जो मोल फ्रैक्शन, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है, अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है, हमने बोला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ना, अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो अगर मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है तो हमने बोला पी नॉट सॉल्यूशन का ओके लोअरिंग इन मतलब सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का, ओके सॉल्यूशन का लोअरिंग इन वेपर से मतलब वेपर से कम हो गया तो ज्यादा किसका था, सॉल्वेंट का ज्यादा था ना, सॉल्वेंट का ज्यादा था ना, बिल्कुल। तो सॉल्वेंट का मैंने बोला एक्स है ना, बिल्कुल एक्स से को मैंने बोला बिल्कुल ओके। हमने बोला सर देखो यहाँ पे क्या है एक्स है ना, सॉल्यूशन का, चलो छोड़ो सर डेफिनेशन अलग अलग होती है, हर आदमी अलग अलग रिप्रेजेंट करता है। तो सॉल्वेंट का वेपर सर सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का अपॉन सॉल्वेंट का जो होता है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट होगा तो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना दे दिया है 7.13 इंटू 10 टू द पावर -3 बराबर कितना NB/Na। तो अपने पास मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया 71.3 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमको नहीं पता, m है मान लो, m है मान लिया बिल्कुल। आपने बोला जब हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व किया तो 1000 ग्राम हो गया वाटर, और इसका हमने पता है मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, ओके। तो हमने बोला मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन सब्सटेंसेस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंसेस बिल्कुल। तो हमने बोला यहाँ पे नीचे लग दो 100, यहाँ पे नीचे लेते हैं 10, यहाँ से ये जीरो खत्म, यहाँ से ये पॉइंट खत्म, तो ये जीरो और यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ -1 आएगा और ये इधर कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे स्टैंड से उधर जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 180, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल, यस इट इज द मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ SPDF सबसेल लाइज इन ऑर्डर, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग मतलब रिपल्सन कितना ज्यादा करेगा, एस सबसे ज्यादा रिपल्सन करता है, एस की शील्डिंग सबसे ज्यादा, पी की सबसे थोड़ी सी कम और डी की और कम, एफ की तो सबसे कम होती है, डी की कम शील्डिंग की वजह से ही तो क्या आता है, डी की कम शील्डिंग की वजह से तो क्या आता है डी ऑर्बिटल कंट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कंट्रैक्शन नहीं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की बात करेंगे। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल की वजह से भी एक्टिनोइड कंट्रैक्शन आता है लेकिन उसकी बात नहीं करते हम। डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से अपने पास डी ऑर्बिटल कंट्रैक्शन आता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आता है, ओके। तो डी की शील्डिंग सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद एफ की, उसके कम, और डी की सबसे कम किसकी, एफ की। तो एनसीईआरटी ने भी बात किया क्या, नहीं किया, हमने बोला हम बात कर लेते हैं बिल्कुल। देखो ये हमारे पास लेफ्ट साइड आता है तो जेड इफेक्टिव क्या रहता है, बढ़ते आता है, लेफ्ट साइड आते हैं पीरियड टेबल में, लेफ्ट साइड जब आता है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ते आता है, और ऊपर से नीचे आने पे फर्स्ट इंक्रीज एंड देन जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट, पहले जेड इफेक्टिव बढ़ता है और उसके बाद जेड इफेक्टिव ऊपर से नीचे आने पे अलोंग अ ग्रुप द जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट। और अपने पास जो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर आता है, मैंने बोला सिग्मा, स्क्रीनिंग का जो ऑर्डर आता है वो का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का सबसे कम, है ना। तो हमने ऐसा रखेंगे दिमाग में, क्या रखेंगे इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग हो, याद नहीं आता, तो हमने बोला कि डी ऑर्बिटल कंट्रैक्शन की वजह से क्या आता है, बिल्कुल हमने बोला डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से क्या आता है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आता है। अगर डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आता है तो डी ऑर्बिटल कम शील्डिंग करता होगा तो नीचे आएगा, पीछे आएगा, ओके। तो हमने बोला नेक्स्ट की बात करेंगे, अगर हमने बोला नेक्स्ट की बात करते हैं, ओके। फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक कॉपर फ्रॉम सल्फाइड ओर इन द नॉर्मल थर्मोमेटलर्जिकल प्रोसेस एसेंशियली इन्वॉल्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो थर्मो, हमने बोला सल्फाइड और मतलब कॉपर के सल्फाइड की बात कर रहे हैं, कॉपर के सल्फाइड में हमको आंसर निकालने के लिए एक ही चीज खोजनी है कि भाई सेल्फ रिडक्शन कौन से स्टेप में बताया जा रहा है, सेल्फ रिडक्शन कौन से स्टेप में बताया जा रहा है। यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन नहीं बताया, देखो सेल्फ रिडक्शन पहले तो होता क्या है, सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो आपस से जाके कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके उसको क्या कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्या नहीं, बिल्कुल सेल्फ रिड्यूस कर देता है, उसको रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज नहीं करता, रिड्यूस करता है। वहां से क्या निकाल दिया उसने, ऑक्सीजन को निकाल दिया
तो हमने बोला ओके कॉपर को देखो सेल्फ रिडक्शन, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना उसने जाके सल्फर से क्या कर दिया, कॉपर सल्फाइड जो था उससे वापस सल्फर निकाल दिया, है ना। तो ये सेल्फ रिडक्शन का प्रोसेस है। सेल्फ रिडक्शन का प्रोसेस देखो हमने बोला कहां पे दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है क्या, यहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है, यहां बिल्कुल सेकंड में दिख रहा है। सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन CuO और CuS दिखे तो सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा, CuO और CuS दिखे तो सेल्फ रिडक्शन, CuO और CuS है ना, दोनों साथ में हमारे पास CU2O भी हो सकता है और Cu है ना 2S भी हो सकता है, यहाँ पे वही इच्छा है, वही इच्छा है। CU2O भी हो सकता है, CuO भी हो सकता है। जब Cu और Cu है ना S दिख जाए, सल्फाइड और ऑक्साइड एक साथ दिख जाए, वो सेल्फ रिडक्शन स्टेप हो जाएगी। और यहाँ पे SO2 जो निकलता है, SO2 जो रिलीज होता है उसी की वजह से क्या होते हैं, ब्लिस्टर अपीयरेंस फुले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर अपीयरेंस देखने को मिलता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ SO2। ओके, इसी तो हम लोग ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं इसको। नॉर्मेलिटी ऑफ 30 ml H2O2, ठीक है। तो H2O2 का हमारे पास क्या होता है, देखो कोई भी बोला x वॉल्यूम H2O2, सपोज x वॉल्यूम H2O2 अपने पास कोई सा भी दे दिया है, x वॉल्यूम H2O2 है ना, हमने बोला 10 वॉल्यूम बोल सकता है, 10 वॉल्यूम बोल सकता है, 20 वॉल्यूम बोल सकता है। तो हमने बोला सपोज कोई भी x वॉल्यूम बोल दिया है, f समथिंग x वॉल्यूम ऑफ H2O2 दे दिया है। अगर हमने क्या किया, उसको x वॉल्यूम समथिंग s वॉल्यूम H2O2 दे दिया आपने, बस उसको x को अगर हमने 11.2 से डिवाइड करें तो हमने क्या मिलेगा, मोलारिटी मिलेगा। और इस x को 11.2 से डिवाइड करने के बाद अगर हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, नॉर्मेलिटी। अगर x को अगर हमने 11.2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके 17 से फिर से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिलेगा, हमने बोला इसको अपने पास बिल्कुल अपने पास क्या मिल जाएगा, सॉल्युबिलिटी ना, अपने को क्या मिल जाएगा, ओके स्ट्रेंथ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ मिल जाएगा। और जब हमने इसको क्या किया है ना, हमने क्या किया, जब x को हमने 11.2 से डिवाइड किया क्या मिला, मोलारिटी मिला। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नॉर्मेलिटी मिला। इसको हमने बोला 17 से मल्टीप्लाई किया, स्ट्रेंथ मिला। और इसको फिर से 10 से डिवाइड कर देंगे, अपने को क्या मिल जाएगा, परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V मिल जाएगा। तो ये स्टेप को याद रखना। पहले तो क्या करेंगे, 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x कोई भी वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमने बोला नॉर्मेलिटी ऑफ 30V, यहाँ पे x की वैल्यू 30 है, 30V बोला है, 30V का नॉर्मेलिटी। तो पहले क्या करेंगे, मोलारिटी कैसे निकाल लेते हैं, मोलारिटी 30/11.2 करेंगे तो क्या मिलेगा, मोलारिटी मिलेगा। और इस मोलारिटी को हमने बोला 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगा 30 मतलब 60, ये हो जाएगा अपने पास 60/11.2, 60/11.2, 60/11.2। हमने बोला अगर यहाँ पे इसको 11 मान ले, 60 मान ले, तो 60/11 लगभग कितना हो जाएगा, 6 तो नहीं होगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। लेकिन 5 और 6 में तो दो चीज है, ठीक है ना। तो हमने बोला सॉल्व कर लेते हैं, 60/11, 60/11 ओके, 5 जा 55, ये हो जाएगा 0.5, 50 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 50 हमने बोला 4 है ना, 4 और थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा ही कम आएगा, थोड़ा सा ही कम आएगा। ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक हियर, यहाँ पे मोस्ट एसिडिक कौन होगा, यहाँ पे ये होगा कि होगा, देखो एसिडिक है ना, बिल्कुल। अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल कंपैरिजन में, चाहे आप बगल में कुछ भी डाल दो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या देखने को मिल रहा है, इफेक्टिव रेजोनेंस देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन, और हमने बोला ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस देखने को मिल रहा है यार, ये वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है यार। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिनॉल में आप कुछ भी डाल दो, है ना, फिनॉल में नहीं, एक्सेप्ट एक केस है पिक्रिक एसिड, यार पिक्रिक एसिड का केस अलग है, ठीक है ना। तो हमने बोला फिनॉल में क्या होता है, जनरली क्या होता है, एसिडिक कम होते हैं, है ना। तो एसिडिक क्या होता है, फिनॉल कम होते हैं, बिल्कुल, किसके कंपैरिजन में, एसिड के कंपैरिजन में, सल्फोनिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आंसर तो होगा अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। अब इन दोनों में से सी और डी में से ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डी में क्या है, NO2 इज -I ग्रुप और ये मेटा पोजीशन पे सी पर सिर्फ -I शो करेगा। तो ये अपने पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, जिसके पास नेगेटिव चार्ज था उसको खींचेगा, स्टेबलाइज करेगा, है ना, चार्ज को डिसोशिएट डिलोकलाइज करेगा। तो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, किसको, COH को। तो ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, NO2। तो अब ऑर्डर ले लेते हैं, ऑर्डर लिख लेते हैं। तो सबसे ऑर्डर किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा अपने पास, ये वाला, ये सबसे एसिडिक है इसमें। फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, ये सी पर सिर्फ एसिड। फिर कौन है, फिर कौन है, फिनॉल। फिर कौन है, फिनॉल के बाद, फिनॉल के बाद, और फिनॉल में जिसके मैं यहाँ पे NO2 लगा दिया है। फिर क्या है, ये वाला, जिसमें कुछ नहीं है बीच में, जिसमें कुछ नहीं है बीच में, ये हो जाएगा डी वाला से स्टेबल। Okay, the enthalpy and entropy of a reaction are this and this.
mole respectively and are independent of temperature. What is the highest temperature up to which reaction is feasible? तो यहाँ पे क्या होता है, फिजिबल रिएक्शन होने के लिए अपने पास डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हमने को देखो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना, अपने को सिंपल सी बात है, डेल्टा जी जीरो कब है, इक्विलिब्रियम पे कब है वो निकाल लेते हैं। पहले तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लेंगे, फिर ऊपर नीचे करके देख लेंगे कि अपने पास आंसर क्या आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में डेल्टा जी जीरो होता है, तो माइनस डेल्टा एच अपॉन माइनस डेल्टा एस बराबर टी। तो ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, जो अपने पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द मतलब ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20। ओके, तो हमने बोला 250, ये अपने पास 250 केल्विन इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, अपने को अब 250 केल्विन क्या मिल गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिल गया। तो ये डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अगर हमको क्या करना है, इसको स्पॉन्टेनियस करना है, इसको फिजिबल करना है, तो अपने पास ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए। और डेल्टा जी नेगेटिव के लिए अपने पास डेल्टा एच ऐसे ही पहले भी नेगेटिव दे दिया है, डेल्टा एच नेगेटिव दे दिया है और डेल्टा एच भी नेगेटिव दे दिया है। तो यहाँ पे नेगेटिव पहले से सामने में और एक नेगेटिव आ गया, तो ये वाला जो टर्म आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने को फिजिबल करना है, तो इस वैल्यू को क्या करनी पड़ेगी, डेल्टा एच की वैल्यू को ज्यादा करनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू से, टी डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू से इसकी वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपने पास टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, 250 से कम होना चाहिए। तब तो क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी डेल्टा एच की, जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो टी डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा होगी। तब क्या होगा, अपने पास डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और ये स्टेबल क्या हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। तो ये 20 to 50 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, जिसके ऊपर अगर कर दिया टेम्परेचर को, टी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, अनफिजिबल हो जाएगा। तो 250 is the maximum possible temperature or the highest temperature up to which the reaction is feasible. ओके, द स्पीसीज विच अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम। तो Cl2 जो होता है वो अल्कलाइन मीडियम में, दैट इज NaOH के साथ क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। दो कंडीशन आती है, एक तो डायल्यूट की केस होता है, कंसंट्रेट एंड हॉट, है ना, हॉट एंड कंसंट्रेट केस है, एक डायल्यूट एंड कोल्ड का केस है, डायल्यूट एंड कोल्ड। तो दोनों की बात कर लेंगे अपने पास, पहले तो डायल्यूट एंड कोल्ड की बात कर लेते हैं, फिर डायल्यूट एंड बिल्कुल, फिर क्या बात कर लेंगे, हॉट एंड कंसंट्रेटेड की बात करेंगे, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। ठीक है, डायल्यूट में हमारे पास क्या होता है, डायल्यूट में क्या होता है, इसके ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl बनेगा और NaOCl बनेगा -1 +1 में। सिंपल सी बात है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ पे NaCl तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ज्यादा ऊपर चला जाएगा, NaOCl3 बन जाएगा, प्लस कितना ये हो जाएगा, है ना, NaClO3, बिल्कुल NaClO3 दैट इज -6 +5 पे चला जाएगा, +5 पे चला जाएगा ज़्यादा ऊपर। देखो एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी ने बोला है, इसको मेंशन किया है, हॉट एंड कॉन्सनट्रेट के केस में क्या होता है, ये ज़्यादा ऊपर चला जाता है, दैट इज NaClO3 +5 में चला जाएगा। यहाँ पे तो 0 पे था, -1 पे जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट नहीं था कि ऊपर जाएगा, वही मॉलिक्यूल एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा, तो एक नीचे चला गया और एक ऊपर चला गया, एक किसमें, हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड में, बिल्कुल NaOCl3 बिल्कुल ज़्यादा ऊपर जाता है इसमें, है ना। और कोल्ड डायल्यूट में ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, +1 में जाता है, सॉरी -1 में जाता है, +1 में, ये -1 यहाँ पे +1 है, ठीक है। ओके, और NO2 तो होता ही है, क्योंकि देखो हमारे पास देखो डिस्प्रपोर्शनेशन कौन शो करेगा, वो जो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, CO जो होता है ना, बिल्कुल यहाँ पे ClO जो है वो अपने पास 0 में है, यहाँ पे NO भी 0 में, तो यहाँ पे देखो N जो है ना, यहाँ पे N जो है वो +4 में है, तो ये ऊपर भी जा सकता है, +5 तक जा सकता है, बिल्कुल ये नीचे भी जा सकता है, बिल्कुल, तो ये ऊपर भी जा सकता है, Cl जो होगा +5 तक जा सकता है, नीचे -2 तो -1 तो जाता ही तो है, तो जो ऊपर भी जा सकते हैं, जो नीचे भी जा सकते हैं, वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। लेकिन MnO4 माइनस में बात करेंगे, जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, और जो अपने पास ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल है वो है, तो अपने पास ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता, तो ये क्या नहीं शो करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा MnO4। तो अपने पास Cl and NaO2 शो डिस्प्रपोर्शनेशन। ओके, when two half cell of electrode potential E01 and E02 are combined to form a cell of electrode potential E03, ओके, तो देन देखो हम डायरेक्टली ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉन एडिटिव, क्योंकि ये कैसा होता है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, और जो डेल्टा जी होता है ये एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है, और एक्सटेंसिव मतलब ये क्या कर सकते हैं, इसको एडिटिव है, ये एडिटिव, इसको ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे अपने पास डेल्टा जी अपने पास देखो दिया है, तो यहाँ पे डेल्टा G3 जो होगा वो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 होगा, और हम डेल्टा जी जानते हैं क्या होता है, NFE0 है ना, -NFE0। ओके, तो अपने पास -NF
थ्री और N3 माइनस NF। ओके, यहाँ पे F तो सेम है, E3 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा अपने पास माइनस N1 FE1 माइनस N2 FE2। तो यहाँ पे F घर चले गए। हमने बोला कि हमारे पास क्या देखने को मिला, E3 बराबर E3 माइनस साइन में घर चला गया, दैट इज E1 N1 प्लस E2 N2 अपॉन N3। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास जो E3 की वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। देखो एनसीईआरटी ने भी बात की अपने पास कि इंटेंसिव होता है कौन, इंटेंसिव होता है अपने पास कौन, इंटेंसिव होता है अपने पास ई सेल। ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेयर एज डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। मतलब ये अपने पास नंबर पे डिपेंड करेगा क्या, है ना, बिल्कुल अमाउंट पे डिपेंड करेगा। डेल्टा जी की एनर्जी की जितने भी चीजें सब नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो डेल्टा जी इज एडिटिव बट ई नॉट सेल इज नॉट एडिटिव। विच द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी सबकी निकालनी पड़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, पहले तो केएसपी की बात करें, केएसपी और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि केएसपी दिया हुआ अपने को सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए केएसपी से और सॉल्युबिलिटी के बीच रिलेशन चाहिए। तो केएसपी बराबर है ना सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स की पावर x और y की पावर y और z की पावर z। अब यहाँ पे x y और z क्या है अपने पास, जैसे कि देखो ax by कोई भी कंपाउंड है, ax by cz ऐसा कोई भी कंपाउंड है अपने पास, तो इसमें x ये है, y ये है, z ये है, ठीक है ना। ये केएसपी और एक्स का रिलेशन ऐसा मैं नहीं बना के देखा, एनसीईआरटी ने खुद बोला है कि एसपी बराबर एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई और एक्स की पावर एक्स प्लस वाई। ये एनसीईआरटी ने खुद बोला है, ठीक है ना। ओके, तो अपने पास देख लेते हैं ये चलता है कि नहीं चलता, बिल्कुल देख लेते हैं। तो अपने पास पहले में जो सॉल्युबिलिटी आएगी अपने पास क्या हो जाएगा, 1 है ना, तो इसकी पावर 1 प्लस 1 और यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1, दैट इज यहाँ पे एस स्क्वायर बराबर के एस पी। पहले में एस स्क्वायर बराबर के एस पी, तो यहाँ पे जो एस सॉल्युबिलिटी आएगा पहले केस में वो कितना आएगा, पहले केस में सॉल्युबिलिटी आएगा वो 7 × 10 टू द पावर माइनस 16 का पावर आधा सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 2.5 प्लस इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 के आसपास। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 पॉइंट, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 8 लिख दिया सॉल्युबिलिटी। और FeOH होल थ्राइस वाले में सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा, है ना, मतलब 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और 9 मतलब 9 S की पावर 4, क्योंकि 3 प्लस 1 है ना, S की में आ जाएगा 3 प्लस 1 आ जाएगा भी, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, है ना, तो 10 टू द पावर माइनस 38 पावर कंपेयर कर लेते हैं। हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 9.5 10 टू द पावर माइनस 9.5 और ये हो जाएगा अपने पास s की पावर 5 इंटू, है ना, क्योंकि s की पावर 5 होगा, आगे के छोड़ लेते हैं, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2 और s की पावर 5, ठीक है। तो s की पावर 5 मतलब होने पर 10 टू द पावर माइनस 39 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 7.5 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7.5 टाइम्स, ओके। और अपने बोला यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18/7, है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं 10 टू द पावर माइनस 18/7, तो ये 3 से भी छोटा आ रहा है, 3 से भी छोटा आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल यही हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, है ना, अमोनिया BF3 साथ ये करके बना रहा है डक्ट, बिल्कुल। हियर NH3 इज लुईस बेस वाइल BF3 इज लुईस एसिड, बिल्कुल। लुईस बेस क्या होता है, लोन पे डोनर, तो NH3 यहाँ पे लोन पे डोनेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। और BF3 यहाँ पे लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। तो पहला वाला सही है, बिल्कुल। हाइब्रिडेशन ऑफ BF3 बिकम sp3, नहीं, BF3 पहले sp2 था, और बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, पहले sp2 था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये sp3 में कन्वर्ट हो गया, किसमें, sp3 हाइब्रिडाइज में कन्वर्ट हो गया, तो बिल्कुल सही है ये, है ना। और शेप ऑफ दी BF3 रिमेन ट्रायगोनल, नहीं BF3 पहले ट्रायगोनल था, अब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। तो अपने पास A और B सही है, A और B सही है, A और B सही है, A और B सही है। यहाँ पे क्या कर रहा है, लुईस एसिड जैसे काम कौन कर रहा है, अमोनिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर दिया तो लोन पेयर ने क्या कर दिया, ये पहले sp2 था, वो क्या हो गया, sp3 हो गया। पहले ट्रायगोनल प्लेनर था, अब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ओके, विच द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ड्यूटेरायन, ड्यूटेरायन कौन बन पाएगा, जिसमें एक एसिड और एक अमोनिया हो, तो अमोनियम ग्रुप हो तो क्या कर पाएगा, ड्यूटेरायन बना पाएगा। एसिड लेने वाला है, अमोनिया देने वाला है, यहाँ पे लेन देन हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, ड्यूटेरायन बनाएगा। देखो एक एसिड होना चाहिए, है ना, ड्यूटेरायन बनाने के लिए अपने पास एक एसिड होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे लोन पेयर देने वाला है और यहाँ पे लोन पेयर लेने वाला है।
Okay, which of the following mixture will lead to the formation of negatively charged colloidal सोल। हमने को नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बनाना है, मतलब AgI में किसका एड्जॉर्प्शन हो, I माइनस का। तो I माइनस के एड्जॉर्प्शन के लिए I माइनस क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन में कैसा होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। तो I माइनस से क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ कि किसमें I माइनस एक्सेस में है। तो अपने पास क्या है, पहले वाले में देखा तो दोनों क्या है, तो 0.15 सब बराबर है, तो यहाँ नहीं होगा। और डी वाले में देखा तो यहाँ पे भी बराबर है दोनों, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखा कि हमारे पास इसका जो हमने पास मोल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 मिलीमोल्स, ये हो जाएगा 10 मिलीमोल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कि आई जो है ना वो एक्सेस है, 10 मिलीमोल्स है ना, तो अपने पास जब रिएक्ट करेगा तो 5 मिलीमोल्स बच जाएंगे। सेकंड वाले में 5 मिलीमोल्स के आई के बच जाएंगे। अब जो की आई के जो 5 मिलीमोल्स बच जाएगा उसमें आई माइनस जो हो जाएगा वो AgI में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज सोल बनाएगा, दैट इज AgI, आई माइनस एब्जॉर्ब होकर एक नेगेटिवली चार्ज सोल बन जाएगा। ठीक है ना। और बी में क्या बनेगा, बी में क्या बनेगा है ना, बी में ये बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज बिल्कुल कोलाइडल सोल बनेगा। ठीक है ना। और अपने पास एक सी की बात करें तो सी में क्या बनेगा, AgI में Ag प्लस, Ag प्लस ज़्यादा में होगा तो Ag प्लस एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो सी में अपने पास क्या बनेगा, क्या बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बनेगा। तो एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम्पल की बात भी की है, इसी एग्जाम्पल की बात भी एनसीईआरटी ने की। अगर हमारे पास क्या हो बिल्कुल the precipitation of silver iodide absorb, the precipitated silver iodide absorb, बिल्कुल it absorb iodide iode to form dispersion, form the dispersion medium and form a negatively charged सोल। कब, जब ये एक्सेस में हो जाएगा, कब है ना, हाईली डाइल्यूटेड हो गया ना। बिल्कुल सिल्वर अपने पास है ना, जब हमारे पास के आई ज़्यादा हो तो क्या बनाएगा, जब के आई ज़्यादा हो तो क्या बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज सोल बनाएगा। For a gaseous reaction, the rate of the reaction is expressed in term of dP by dt instead of dC by dt or dN by dt, where C is concentration and N is the number of moles. Hence the relation between expression is, तो हम जानते हैं, अभी जानते हो P बराबर NRT। तो हमने बोला यहाँ पे क्या लिखूंगा, P को मैं लिख सकता हूँ N/V इंटू RT। N/V होता है कंसंट्रेशन, तो P को लिख सकता हूँ CRT। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जब मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dP/dt है ना, dP/dt, और इसको मैं RT को नीचे ले आया, dP/dt नीचे RT आ गया, 1/V dN/dt लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और हमने बोला dP/dt के साथ मैंने डिफरेंशिएट किया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/RT नीचे ले आया तो ये लिख सकता हूँ dC/dt, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो dC/dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/RT dP/dt है ना, और क्या लिख सकता हूँ, d1/RT है ना, dN/dt इंटू 1/V, मतलब ये हमारे पास dC/dt जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/V dN/dt बराबर 1/R dP/dt के बराबर। ओके, विच द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट फॉर्म एन ईथर। तो ये सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं पूछा कि इसमें ईथर नहीं बनता, वो हमसे ये पूछा कि बताओ इसमें किसमें ईथर बनता है। एनसीईआरटी ने इंटेक्स के एग्जांपल में बात की है इसको, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में इसको पूछा है। देखो एग्जांपल का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 11.6, एग्जांपल नंबर 11.6 का क्वेश्चन है कि अपने पास देखो, अपने पास इसने पूछा कि देखो अपने पास मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की मैं रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ है ना, जब मैंने इथाइल ओके अपने पास क्या किया, हमने पास ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस में है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जब मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया है ना, वो इथाइल सोडियम है ना इथॉक्साइड के साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ मैंने क्या किया, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट किया तो अपने पास ईथर ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन, बिकॉज यहाँ पे एलिमिनेशन को फेवर करेगा। ये रिएक्शन जो होगा 3 डिग्री जब होगा ना तो यहाँ पे क्या करेगा, एलिमिनेशन को फेवर करेगा और यहाँ पे फॉर्म मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, मतलब ये क्या बनेगा, आइसोब्यूटाइलिन, मतलब 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, मतलब ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट है ना, एल्कीन बनेगा। तो यहाँ पे एल्कीन बन रहा है, सी वाले जो रिएक्शन है वहाँ पे एल्कीन बन रहा है, ईथर नहीं बन रहा है। और डी वाले की बात करेंगे, डी वाले इंपॉर्टेंट है अपने पास, जब एल्कोहल को 413 डिग्री केल्विन में, 413 केल्विन में, डिग्री नहीं 413 केल्विन में, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 140 डिग्री सेल्सियस में जब एल्कोहल को हीट करते हैं तो ईथर बनता है, और 170 डिग्री सेल्सियस में जब एल्कोहल को हीट करते हैं तो एल्कीन बनता है। ओके, ये अपने पास एनसीईआरटी ने भी बात की है, अभी बात करेंगे। चलो
ये देखो अपने पास एनसीईआरटी ने बात किया, ये रहा अपने पास एनसीईआरटी ने बात किया है ना, जब अल्कोहल को मैंने 443 जिसको अब एनसीईआरटी बोलती है हम बोलते हैं 170 डिग्री सेल्सियस में जब रिएक्ट करेंगे तो एल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और एल्कीन बनेगा, और 140 डिग्री सेल्सियस में अपने पास ईथर बनेगा, और वो कितना केल्विन होता है 413 केल्विन होता है। ये केल्विन में इंपॉर्टेंट डाटा, केल्विन का इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। मैच द लिस्ट इन द कॉलम 1 रिएजेंट फॉर रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे जो रिएजेंट है वो नाइट्रोबेंजीन है। ओके विथ लिस्ट इन द प्रोडक्ट 2, लिस्ट 2 हो गया प्रोडक्ट फॉर्म्ड, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। तो अपने पास अगर हमने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन को रिएक्ट किया, अगर नाइट्रोबेंजीन को रिएक्ट किया, पहली रिएक्शन अपने पास नाइट्रोबेंजीन को जब मैंने रिएक्ट किया SnHCl के साथ, ये रिडक्शन है सर, SnHCl या फिर FeHCl के साथ जब मैंने रिएक्ट किया, ये भी दोनों सेम ही है, तो अपने पास रिडक्शन ये स्टेप है, रिडक्शन में क्या होगा NO2 जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा एनिलीन में, किसमें एनिलीन में, तो P का क्या हो जाएगा अपने पास, P का क्या हो जाएगा 4, P का क्या हो जाएगा 4, P का 4 दो में है बिल्कुल। ओके हमने बोला देखो मेरे को एक और पता है, देखो अगर हमने बोला अगर नाइट्रोबेंजीन को एक और मेरे को पता है, नाइट्रोबेंजीन को मेरे क्या पता, देखो क्वेश्चन सॉल्व ऐसे कर सकते हैं हम, मेरे को एलिमिनेशन मेथड से, मेरे को तो पहला का पता है और मेरे को एस का पता है यार। जिंक और केवच में जब मैं रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, जिंक और केवच में जब मैं रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, एजोबेंजीन बनेगा। एजोबेंजीन क्या होता है, एजोबेंजीन ये होता है बिल्कुल, हमने बोला बिल्कुल, तो एस का क्या हो जाएगा, एस का नहीं एजोबेंजीन नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बेंजीन, इसको हाइड्रोजन बेंजीन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बेंजीन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बेंजीन बोलते हैं। ये अपने पास देखो हाइड्रोजन बेंजीन बनेगा, हाइड्रोजन बेंजीन बनेगा जब जिंक और केवच या फिर इसको NaOH के साथ भी लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। जिंक को जब मैं रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, जिंक में एजो में जिंक में जेड आ रहा है, और एजो में जल्दी बिल्कुल जल्दी जेड आ रहा है, जेड इसमें भी आ रहा है, जेड एजो में भी आ रहा है, एजो में जल्दी जेड आ रहा है बिल्कुल, है ना, जल्दी जेड आ रहा है, तो एस को क्या हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा, अरे यार उल्टा बोल दिया, हमने बोला एजोबेंजीन है यार, ये तो हाइड्रोजोबेंजीन है, क्या क्या बोल रहा है, ये हाइड्रोजोबेंजीन है सर, ये हाइड्रोजोबेंजीन है, ये हाइड्रोजोबेंजीन है। तो अपने पास Zn की वजह में क्या बनेगा, हाइड्रोजोबेंजीन, Zn की वजह में क्या बनेगा, हाइड्रोजोबेंजीन, तो ऐसे क्या हो जाएगा 1, Zn की वजह में क्या बनेगा, हाइड्रोजोबेंजीन, ठीक है ना। और हमने बोला मिथेनोइक NaOMe, मतलब मैंने मिथेनोइक, हमने बोला मिथेनोइक इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अल्कोहल के साथ अगर बेस लिया, अल्कोहल के साथ अगर बेस लिया तो अपने पास क्या बनेगा, एजोबेंजीन, है ना। अल्कोहल के साथ अगर हमने बेस लिया, अल्कोहल के साथ अगर नाइट्रो कंपाउंड NO2 ले लिया, उसको अल्कोहलिक दैट इज मिथेनोलिक दैट इज CH3OH और NaOMe के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन बनेगा। एजोबेंजीन कब बनेगा, जब हमने क्या किया, एजोबेंजीन तो तब बनेगा जब हमने क्या किया, ओके हमने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन को मिथेनोइक NaOMe के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, एजोबेंजीन। तो एजोबेंजीन किसमें बनेगा, आर का हो जाएगा 2, आर का हो जाएगा 2, आर का हो जाएगा 2। देखो अपने पास ऐसा है कि देखो ऑर्डर याद रहते हैं बिल्कुल, यहाँ पे है नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन स्टेप है, सब रिडक्शन स्टेप है। जब मैंने जिंक और NaOH के साथ जब मैं रिएक्ट किया, जिंक और NaOH के साथ जब मैंने रिएक्ट किया, जिंक और NaOH है बिल्कुल, जब फिर जिंक के OH के साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोजोबेंजीन, क्या बन रहा है, हाइड्रोजोबेंजीन, जो कि क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन है ना, बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन। जब मैंने जिंक के OH को या फिर NaOH को जब मैंने रिएक्ट किया, है ना, नाइट्रोबेंजीन के साथ, तो क्या बना अपने पास, हाइड्रोजोबेंजीन। जिंक NaOH में क्या बन रहा है, हाइड्रोजोबेंजीन बन रहा है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजोबेंजीन। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एस का 1। ओके सेलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम, द पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू क्या होता है, Na, है ना, Na बिल्कुल Na4 है ना, अरे Na4 नहीं होता, Fe4 होता है यार, है ना। तो FeCN होल 4, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास पर्शियन ब्लू हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, पर्शियन ब्लू। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसका IUPAC नेम हो जाएगा आयरन, पहले में इसको लिखेंगे आयरन 3, है ना, इसको लिखूंगा आयरन 3 हेक्सासाइनो फेरेट, और फेरेट में भी हमारे पास कौन सा है, 2 वाला हेक्सासाइनोफेरेट, है ना। तो ये एनसीईआरटी ने कहाँ पे बात की है, इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले चैप्टर में बात की एनसीईआरटी ने, इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले चैप्टर में बात की है पर्शियन ब्लू। यस, पर्शियन ब्लू का जो फॉर्मूला है वो ये दिया है, और अपने पास देखो ये बोला है ये आयरन हेक्सासाइनोफेरेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, फेरी फेरोसाइनाइड भी बोल देते हैं। ये किसके लिए है, टेस्ट फॉर साइनाइड, सॉरी टेस्ट फॉर अमोनिया, सॉरी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एटम के लिए है, नाइट्रोजन एटम, टेस्ट फॉर सल्फर के लिए नहीं है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन के लिए है। कहाँ बनता है पर्शियन ब्लू, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में पर्शियन ब्लू बनता है।
Okay, when benzaldehyde is heated with anhydride of an aliphatic acid and containing 2 alpha hydrogen atom in presence of sodium salt, condensation take place to form an unsaturated carboxylic acid. This reaction is known as Perkin reaction. Perkin reaction में क्या होता है? Perkin reaction में क्या होता है? अपने पास बेंजल्डिहाइड होगा, अपने पास बेंजल्डिहाइड होगा, अपने पास बेंजल्डिहाइड होगा, बेंजल्डिहाइड लेते हैं। बेंजल्डिहाइड को जब हमने ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट किया, एनहाइड्राइड के साथ, जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अपने पास क्या बनेगा? अपने पास क्या बनेगा? और इसको रिएक्ट किया किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट, NaCOOH। ओके, तो अपने पास क्या बनेगा? जैसे कि हमने बोला यहाँ पे क्या बनेगा? सिनेमिक एसिड बनेगा, दैट इज अनसैचुरेटेड। यहाँ पे अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे तो क्या बनेगा? सिनेमिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा जब मैंने बेंजल्डिहाइड को ऐसे एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया जो कि जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन था इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो इस रिएक्शन को मैं बोलता हूँ पर्किन रिएक्शन। क्या बोलता हूँ? इस रिएक्शन को मैं बोलता हूँ पर्किन रिएक्शन। ओके, तो पर्किन कंडेंसेशन मैंने बात किया सर। पर्किन कंडेंसेशन में क्या होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया आपने, कोई भी आपने सॉल्ट ले लिया, तो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये सिनेमिक एसिड है, लेकिन हमने बोला कोई सा भी हो सकता है, इसको हम पर्किन कंडेंसेशन बोलते हैं या फिर पर्किन रिएक्शन बोलते हैं। Okay, in the reaction H3PO4 plus CaOH whole twice gives CaHPO4 plus 2H2O. The equivalent mass of H3PO4, तो equivalent mass जो होगा वो मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। हमने बोला एसिड के लिए बेसिसिटी होती है, कोई भी H3PO4 हो या फिर H3PO3 हो या फिर H3PO2 हो, यहाँ पे हमने बेसिसिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो -2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे बेसिसिटी, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो -2 कर देंगे तो यहाँ पे बेसिसिटी 1 आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे बेसिसिटी 0, कोई एसिड देगा ही नहीं देगा। तो यहाँ पे H3PO4 में बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ पे जिसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, सॉरी इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 कर दूंगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? H3PO4, है ना। तो वो 4 मतलब 64 और H3 मतलब 3, फॉस्फोरस मतलब 30 के आसपास, 15 होता है तो 15 का डबल, तो ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 97 मतलब 98, थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं, अपॉन 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 49। Okay, 2 electron revolving around a nucleus at a distance r and 4r, the ratio the time period is। ठीक है, तो हमने बोला फिजिक्स की एनसीईआरटी निकाल लेते हैं। फिजिक्स की एनसीईआरटी ने बोला है, देखो अपने पास की लॉ ऑफ पीरियड बोलता है टी स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे भी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो हमको रेशियो टाइम पीरियड पूछा है, तो T1 अपॉन T2 जो हो जाएगा वो R1, दैट इज R अपॉन 4R की पावर 3/2। तो यहाँ पे हो गया 1/2 की पावर 3, क्योंकि मैंने पहले रूट ले लिया है इसका, और फिर क्यूब करता हूँ तो क्या आ जाएगा? अपने पास 1/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा, 1/8। ओके, C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज इज, तो अपने पास 3 एपीमर की बात करेंगे। C2 एपीमर पहले वाला आ चुका, पहले क्वेश्चन आ चुका है। C2 एपीमर कौन था? मैनोस, डी मैनोस इज C2 एपीमर, पहले भी एनटीए के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अपने बोला C2 एपीमर इज मैनोस, तो C3 एपीमर यहाँ पे क्या होता है और C4 एपीमर क्या होता है, ये बात कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि C2 वाला आ चुका है। C2 वाला एपीमर जो है वो क्या है? डी मैनोस है, डी मैनोस इज द C2 एपीमर अब ग्लूकोज। तो हमने बोला 3 चीज आती है, जो कि तीनों चीज की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे C2 एपीमर जो होता है वो मैनोस होता है, एक C4 एपीमर जो गैलेक्टेस होता है, और एक C3 एपीमर होता है, इसको क्या बोलता हूँ? एलोस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एलोस। तो डी है ना, तो डी एलोस बोल दिया जिसको, है ना। तो हमने बोला जो C2 पॉलीमर होता है, सॉरी C2 एपीमर जो होता है वो मैनोस होता है, C4 एपीमर जो होता है वो गैलेक्टोस होता है, और C3 एपीमर जो होता है ग्लूकोज का वो एलोस होता है। ओके,
ओके वेरिएशन, ओके बिल्कुल देगा फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट दे रहा है प्रोडक्ट वेरिएशन ऑफ द बिल्कुल कंसंट्रेशन इज प्रोडक्ट अगेंस्ट टाइम व्हेन विच द फॉलोइंग सो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। मैंने नहीं बोला कि इक्वल हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट का मतलब अपने पास जो ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में वो ऐसा भी बन सकता है, वो ऐसा भी बन सकता है, वो ऐसा भी बन सकता है, कंसंट्रेशन बराबर भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं जैसे कि हमारे से गलती करते हैं, कभी कभी आपको ऐसे लोग नहीं करते तो हमारे से गलती कर देते हैं, कैसे करते हैं याद, कंसंट्रेशन बराबर हो जाते हैं, रेट बराबर होता है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे रेट बराबर होता है, कंसंट्रेशन बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो देखो इस वाले कंडीशन में कंसंट्रेशन बराबर है और इस वाले कंसंट्रेशन बराबर होने के साथ साथ यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन बराबर है ही नहीं, लेकिन हमारे पास कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। यस द मेन क्राइटेरिया फॉर द प्रोसेस टू बी इन इक्विलिब्रियम इज दैट कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में है, मैं सब बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पहले वाले में पहले जो वन है उसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। रेट तो बराबर ही होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर होगा, लेकिन कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है। कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है। When orthoboric acid is heated strongly it gives, जब मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड दैट इज H3BO3 को जब मैंने हीट किया तो पहले क्या बनेगा, पानी निकालेगा, HBO2 दैट इज मेटाबोरिक एसिड बनाएगा। फिर क्या होगा, और हीट कर दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, ये B2O3 दैट इज बोरोन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, बोरोन ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, B2O3। देखो एनसीईआरटी ने बात की है इसकी, एनसीईआरटी ने बात की है। ओके ये रहा, ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबव 370 केल्विन, है ना, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हमने जब हीट किया किसको, है ना ऑर्थोबोरिक एसिड, तो पहले क्या किया, मेटाबोरिक एसिड बनाया। क्या बनाएगा, मेटाबोरिक एसिड HBO2। फिर और हीट कर दिया तो क्या बनाएगा, बोरिक ऑक्साइड दैट इज B2O3, बोरिक ऑक्साइड बनाएगा B2O3, है ना। Okay, leaching of Ag2S is carried out by heating it with dilute solution of NaCN in the presence of oxygen, ठीक है ना। तो हमने बोला सल्फाइड, और जिसको हम लोग बोलते हैं इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हमने बोला फॉरेस्ट, है ना, मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम साइनाइड को रिएक्ट करते हैं कोई भी सल्फाइड, और सल्फाइड और किसी का भी होना चाहिए, ये Ag का होना चाहिए और Au का होना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर के सल्फाइड और से जब उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस में हमने बोला NaCN या फिर KCN का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिप्लेस करने के लिए, मतलब क्या करने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स बनते देखो क्या होता है, अपने पास Ag2S हो गया, जिसको हम आर्जिनाइट, है ना, आर्जेटाइट बोलते हैं। तो उसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया, NaCN के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर भी लिखा हो सकता है, और एयर किस लिए भी, हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा NaAgCN होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा बिल्कुल। ओके ओके हमने बोला फिर इसको रिप्लेस कर दिया था जिंक के साथ, जिंक के साथ डिस्प्लेस किया था, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ डिस्प्लेस किया, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जिंक के साथ डिस्प्लेस किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट विद जिंक, ठीक है ना। ओके तो अपने पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सॉरी Ag तो नीचे चला जाएगा, Ag नीचे चला जाएगा, तो अपने पास ZnCN होल 4 और Na2, और Ag क्या हो जाएगा, Ag पर्सिपिटेट हो जाएगा, Ag के नीचे चला जाएगा, Ag नीचे चला जाएगा। देख लेते हैं, अपने पास देखो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, अपने पास क्या किया जाता है, NaCN और KCN के साथ क्या किया जाता है, बिल्कुल रिएक्ट किया जाता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल। तो मेटल को जब मैंने बोला, मेटल को जब मैंने, बिल्कुल मेटल कौन सा होना चाहिए, Ag और Au वाला होना चाहिए, उसको रिप्लेस किया हमने, उसको साइनाइड के साथ रिप्लेस किया, बिल्कुल। और बाद में क्या करते हैं, जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बनता है Zn, ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, ZnCN होल 4 माइनस, ZnCN होल 4 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बाद में बनता है। और पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स उसमें, है ना, उसमें 2 साइनाइड ही हैं, बाद में 4 साइनाइड है, पहले 2 साइनाइड है, 2 से 4 हो गए, 2 से 4 हो गए, 2 से 4 हो गए, 2 से 4 हो गए। ओके पॉलीमर ऑफ एन which the following, in which the polymer of monomer used are not correctly given। तो पॉलीमर अपने पास दिया है नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 में जो पॉलीमर है उसमें जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, उठा देगा, इन विच द फॉलोइंग, मसाला बिल्कुल पॉलीमर की बात करेंगे, नाइलॉन 6
नाइलॉन 6 की बात करेंगे। मोनोमर, मोनोमर क्या है? मोनोमर अपने पास नाइलॉन 6 में मोनोमर क्या है? हमने बोला एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन दोनों में 6 कार्बन एसिड नाइलॉन 6 हम इसको बोलते हैं। और पॉलीमर में बात करेंगे बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट में जो मोनोमर है वो फॉर्मल्डिहाइड है, और अपने पास एक और मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड के साथ एक और क्या है? फिनॉल है। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं किसको? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन किसको बोलते हैं? ओके, हमने बोला फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन किसको बोलते हैं? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन किसको बोलते हैं? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल पॉलीमर है बेकेलाइट और फिनॉल। बिल्कुल बेकेलाइट जो है वो पॉलीमर है किसका? मोनोमर दो है फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का, ठीक है। तो ये सही है अपने पास, ये सही है अपने पास। और पॉलीमर की बात करेंगे ब्यूटाएन, ब्यूटाएन जो पॉलीमर होता है वो किसका किसका मोनोमर से बनता है? ये ब्यूटा 1,3 डायन से बनता है, नाइट्रोबेंजीन से नहीं बनता, ये विनाइल साइनाइड से बनता है। किससे बनता है? विनाइल साइनाइड से, ठीक है ना। और पॉलीमर जो होगा ब्यूनाएस वो मोनोमर कौन से है उसमें? ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टाइरिन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं स्टाइरिन में बात किया है। और को पॉलीमर होता है, को मतलब दो से मिलके बनने वाले, तो ब्यूनाएन ब्यूनाएसआर को पॉलीमर, ब्यूनाएन ब्यूनाएसआर को पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है कौन? हमने बोला नाइलॉन 6। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएमाइड। नाइलॉन 6 क्या है? पॉलीएमाइड का एग्जांपल है। टेरिलिन दैट इज डेक्रोन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएमाइड, ठीक है ना। तो नाइलॉन 6 किससे बन रहा है? ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बन रहा है। ओके, और बताओ, और बताते हैं बेकेलाइट की बात करेंगे। बेकेलाइट इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें बोला कि पहले जब होता है ना, पहले क्या होता है? इनिशियल प्रोडक्ट जो होता है वो लीनियर होता है ना। बाद में क्या होता है? जिसको हम जो नेवोलेक बोलते हैं, नेवोलेक पॉइंट आता है ना, नेवोलेक पॉइंट्स आता है ना, बिल्कुल नेवोलेक पॉइंट्स आते हैं, बिल्कुल वही हो गया अपने पास। जो है ना इनिशियल प्रोडक्ट होता है लीनियर होता है, बाद में क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। बाद में क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। कब? जब हमने इसमें ऐड किया, क्या याद रखना, ऐड किया फॉर्मल्डिहाइड HCHO। फॉर्मल्डिहाइड जब हमने बाद में ऐड किया और ज्यादा, फॉर्मल्डिहाइड और ज्यादा ऐड किया तो अपने पास क्रॉस लिंकिंग हो गई और उसने क्या बनाया? बेकेलाइट। बेकेलाइट इसमें इस्तेमाल करते हैं, स्विच में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल स्विच बनाने में, और सीडी डीवीडी डिस्क बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हैंडल यूटेंसिल का, बर्तनों के हैंडल बनाने में भी किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकेलाइट का। बहुत ही स्ट्रांग होता है ये। और स्टाइरिन जो होता है ब्यूना एस जो होगा, ब्यूना मतलब जब भी ब्यूना आ जाएगा तो अपने पास ब्यूटा 1,3 डाइन की बात आएगी, और स्टाइरिन मतलब ये हो जाएगा स्टाइरिन, ठीक है ना। तो ये ब्यूना एस दैट इज को पॉलीमर, दो से मिलकर बनेगा तो को पॉलीमर, दो से मिलकर बनेगा तो को पॉलीमर, तो ये घस जाएगा।
इसका आंसर यही होगा। इन्होंने क्या है, एक ऑप्शन दिया है, नहीं नहीं। अपने पास जिंक और केवच के साथ क्या बनेगा, जिंक और केवच के साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजोबेंजीन। जिंक और केवच के साथ क्या बनेगा, देखो हाइड्रोजोबेंजीन। जिंक और केवच के साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजोबेंजीन। और हाइड्रोजोबेंजीन अपने पास कौन से ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है। तो एस का क्या हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा 1।